जय हिंद साथियों मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टेशन में। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं यह संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर यूं कहिए कि संविधान की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। एक ऐसा टॉपिक जिसके आधार पर संपूर्ण संविधान की व्याख्या की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। हालांकि इस वीडियो में मैंने प्रस्तावना से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड कर लिया है, इसलिए यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका, इसे दोस्तों इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है प्रस्तावना से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका पेश की। ठीक है साथियों, किसने पेश की, आपको यहाँ पे ये याद रखना है दोस्तों, उद्देशिका किसने पेश की? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब की? 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद करो इस दिन को, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। यानी संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया कि वो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है साथियों, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसी पहली बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को रखा। ठीक है साथियों, और इसी के आधार पर संपूर्ण संविधान का निर्माण किया गया। दोस्तों ये आज संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं आज हम, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, इस डेट को ध्यान रख लेना साथियों, कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की पहली बैठक में इसे प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है साथियों, कि प्रस्तावना का विचार है वो विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो इसकी भाषा है ना, उस भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए साथियों, अब इसके महत्व की बात करते हैं। तो दोस्तों, संविधानविद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? कि जो संविधान निर्माता थे, वो संविधानविद थे, वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है, याद करो दोस्तों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय किसे कहा है? भाग 3 या अनुच्छेद 32 को। ठीक है, मौलिक अधिकारों के तहत मैंने आपको बताया था जब मौलिक अधिकारों की क्लास ली थी। तो साथियों यहाँ पे आपको प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं, कि एक प्रश्न साधारण बनेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर का रेफरेंस नहीं आता है तो और सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो साथियों आपको प्रस्तावना करना है। वहाँ ऑप्शन भाग 3 या अनुच्छेद 32 भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको करना है प्रस्तावना। लेकिन अगर रेफरेंस के थ्रू क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय किसे कहा है, तो आपको प्रस्तावना नहीं करना है, तो आपको करना है साथियों ये प्रस्तावना करना है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की नींव है। नींव का मतलब समझते हो साथियों? जैसे अपन मकान बनाते हैं तो नींव नीचे बनाते हैं ना, तो उस पर टिका रहता है मकान। यानी अगर नींव नहीं हो तो मकान का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर प्रस्तावना नहीं हो तो आप संविधान की व्याख्या कैसे करोगे? तो साथियों संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रस्तावना। ठीक है, यानी प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान का निर्माण किया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या की जाती है। आ गया दोस्तों ये लाइन, कि संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनकी व्याख्या किस आधार पर की जाती है? प्रस्तावना के आधार पर ही की जाती है साथियों। 2 अनुच्छेदों में टकराव की स्थिति में प्रस्तावना से ही दिशा निर्देश प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी जब 2 अनुच्छेदों में टकराव आ जाता है तो फिर किससे दिशा निर्देश लिए जाते हैं? तो आपके प्रस्तावना से लिए जाते हैं। तो दोस्तों याद करो, संविधान में उपाधियों के अंत की बात की गई है। मौलिक अधिकार जब मैंने आपको पढ़ाए थे, उपाधियों के अंत की बात की गई है। लेकिन जब टकराव आया कि जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर और पद्म विभूषण, ये सारे पुरस्कार थे, जब इनकी बात आई तो टकराव की स्थिति हुई ना, तो उसमें दिशा निर्देश किससे प्राप्त किए गए? उसमें दिशा निर्देश प्राप्त किए गए आपके प्रस्तावना या उद्देशिका से। ठीक है,
तब जाके उनमें ये बताया गया कि पुरस्कार और जो उपाधि हैं उनमें अंतर होता है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान के बुनियादी लक्षणों पर प्रकाश डालती है। बुनियादी लक्षण, आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालती है। तो साथियों, आधारभूत या बुनियादी कुछ शब्द याद आ रहा है? अनुच्छेद 40 में गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 40 पर नीति निर्देशक तत्वों के तहत मैंने आपको पढ़ा था साथियों कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ता है। और गांधी जी ने किस पर जोर दिया है? बुनियादी बातों पर जोर दिया है, यानी आधारभूत समस्याओं पर बात की गई है। तो आधारभूत क्या होते हैं? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं बुनियादी। ठीक है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण प्रस्तावना द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य कैसे होगा, उसके लक्षण किसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं? तो साथियों, प्रस्तावना के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इसके आधार पर संपूर्ण संविधान की व्याख्या की जाती है। तो फिर क्या है? तो इसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। अब बताइए साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, जब प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं तो उसमें फिर संशोधन कैसे किया जा सकता है? जो प्रक्रिया ही चालू नहीं होगी ना, क्योंकि वो अंग ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आगे मैंने इसमें मेंशन कर दिया है बेरूबारीवाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो आगे आपको आएगा, उसमें बताता जाऊंगा मैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रस्तावना में कैसे कैसे शब्द दिए गए हैं, क्या लिखा गया है, तो उसकी व्याख्या कर लेते हैं साथियों। हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब क्या है? ये आगे लिखा हुआ है कि संविधान भारत की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है तथा समस्त शक्तियाँ एक इकाई के रूप में भारतीयों में निहित हैं। ठीक है, यानी हम भारत के लोग, अब्राहम लिंकन का वो सुना है ना कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के सहित, ऐसे कुछ वाक्य है अब्राहम लिंकन का, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है साथियों। यानी अल्टीमेट में हमारे जो भारत में राजनीतिक तंत्र है उस पर मतलब जो अल्टीमेट शक्ति किसके पास होती है? वो साथियों जनता के पास होती है। ठीक है, यानी हम भारत के लोग, संविधान भारत की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है तथा समस्त शक्तियाँ इकाई के रूप में भारतीयों में निहित हैं। अंगीकृत, ये अंगीकृत शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अंगीकृत, अधिनियम, समर्पित। याद करो साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अंगीकृत किया गया। ठीक है, और तत्काल प्रभाव से 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन अंगीकृत का मतलब होता है कि बनकर तैयार हो गया, अधिनियम समर्पित कर दिया, जनता के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। जो अंगीकृत शब्द की बात है, यह शब्द संविधान की संप्रभुता के परिचायक हैं। संप्रभुता का मतलब भी आपको समझाया जाएगा साथियों कि यह शब्द संविधान की संप्रभुता के परिचायक हैं। संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया गया है, इसे सर्वोच्च कानून का दर्जा दिया गया तथा भारतीयों को ही समर्पित है। ठीक है, ये डबल बार प्रिंट हो गया है साथियों। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है कि जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया गया है और संप्रभु है। संप्रभु का मतलब कि हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, हमारी जनता के द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया है, यानी संप्रभु हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना में भारतीय शासन प्रणाली के लक्षण। ठीक है, जो प्रस्तावना में बात की गई हैं, जो शब्दों लिखे गए हैं प्रस्तावना में, उसमें भारतीय शासन प्रणाली के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला है साथियों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसकी व्याख्या भी आगे की गई है, आपको बताया जाएगा। पहले तो आप ये शब्दों को याद कर लीजिए साथियों, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि इसमें लक्षण क्या क्या हैं आखिर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, आपके पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब तो आप समझते ही हैं कि गणराज्य का क्या मतलब है। देखो, आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है
कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का जो राज प्रमुख होता है, जो प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख अधिकारी होता है, वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होता है। कुल मिला के वंशानुगत नहीं हो। राजतंत्र में होता है ना साथियों कि राजा का बेटा ही राजा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, गणतंत्र में ये नहीं होता। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कुल मिला के आगे की जाएगी। हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि आंतरिक नीतियों में दखल ना देना ही संप्रभुता है। मैंने आपको अभी बताया साथियों कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई बाहरी देश या फिर कोई बाहरी जो शक्ति है वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसे ही संप्रभु कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो संप्रभुता का अर्थ क्या हो गया कि आंतरिक नीतियों में दखल ना देना ही संप्रभुता है। यह स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, जो संप्रभुता है वो आपकी स्वतंत्रता से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं समाजवादी की। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। भारत में समाजवाद के 2 अर्थ हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो समाजवादी, देखो साथियों, ये मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार पूछा गया है कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, जो 3 शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए प्रस्तावना में। ठीक है, तो फिलहाल हम समाजवादी की बात करते हैं। तो क्या याद रखना साथियों आपको कि जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे समाजवाद क्या है, तो उस समाजवाद के भी 2 अर्थ हैं। ठीक है, शोषण को समाप्त करना। ठीक है, आपका शोषण होता है जैसे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या फिर धार्मिक स्तर पर आपका शोषण होता है, तो उस शोषण को समाप्त करना। ठीक है साथियों, ये ही है आपके समाजवाद। और दूसरा है अमीर गरीब के अंतर को समाप्त करना। देखिए साथियों, हमारे देश की ही बात करें तो किसी के पास तो बहुत सारा पैसा है और किसी के पास बिल्कुल सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। एक बंदा एरोप्लेन में घूमता है और एक बंदा को चप्पल भी पहनने के लिए नहीं है। तो साथियों, इस अमीर गरीब की जो खाई है इसके अंतर को पाटना भी समाजवाद है। ठीक है, यानी समाजवाद की बात क्या की गई है दूसरे पॉइंट में समाजवाद की क्या बात की गई है कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसे समाप्त करना समाजवाद है। ठीक है, अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, देखो साथियों, पंथ निरपेक्षता की झलक आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? मौलिक अधिकारों में मिलती है साथियों। याद करो, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार है ना आपके, अनुच्छेद 25 से लेकर और आपके अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, यानी उसमें आपको किसकी झलक अनुच्छेद 25 में किसकी झलक देखने को मिलती है आपको? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, अपितु सभी धर्मों की सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और ना ही किसी धर्म को असुरक्षित करेगा, यानी सुरक्षा सभी धर्मों की करेगा लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। और दूसरे रूप में ये समझिए कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों पर टैक्स या कर नहीं लगाएगा। ठीक है, यही पंथ निरपेक्षता है और डिटेल से समझाया गया साथियों, बने रहिए वीडियो में। यह एक यूरोपीय शब्दावली है। कौन सी? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी यह एक कौन सी शब्दावली है? यूरोपीय शब्दावली है। याद रखना साथियों, यूरोप में प्रजा को राजा का, परंतु भारत में पारंपरिक रूप से ही सर्वधर्म समभाव का वातावरण रहा है। या ठीक है दोस्तों, हमारे देश में कई प्रकार के धर्म रहते हैं, कई जातियां हैं, ठीक है, कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, फिर भी हमारा देश एकता और अखंडता में बंधा हुआ है, यानी अनेकता में एकता हमारे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 25 तथा प्रस्तावना में भी यही भावना है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मौलिक अधिकारों के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 में भी क्या बात कही गई है? पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। पंथ निरपेक्षता से आशय है सभी को धर्म पालन की स्वतंत्रता होगी तथा धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शब्द की। ठीक है,
लोकतंत्रात्मक भारत ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र, ये तो आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र, और ब्रिटेन की तरह ही क्यों है तो ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि लगभग 300 साल तो अंग्रेज़ हमारे भारत पर राज करके गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के संविधान आप अच्छी तरह जानते हैं साथियों। 1935 का जो अधिनियम आया था तो 1935 के अधिनियम से ही सर्वाधिक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया, तो इसलिए अंग्रेज़ों का प्रभाव हमारे संविधान पर ज़्यादा है। तो अंग्रेज़ का मतलब होता है ब्रिटेन, ठीक है साथियों। तो भारत ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जनता का शासन है, हालांकि वहाँ पे राजतंत्र भी है, ठीक है, यानी महारानी का भी शासन है वहाँ पे। और गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया साथियों मैंने। गणराज्य का मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। मैंने क्या बताया था कि भारत का मतलब हमारे देश का जो राज प्रमुख है यानी राष्ट्र का प्रमुख है, वो राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है। हालांकि जनता सीधे भाग नहीं लेती राष्ट्रपति के चुनावों में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही तो चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो MP MLA हैं तो वही तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हालांकि जनता नहीं लेती, लेकिन फिर भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना तो गया है, वंशानुगत तो नहीं है साथियों, यानी राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उनका बेटा ही थोड़ी ना राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगला चुनाव होगा, चुनाव में जो जीत के आएगा उसे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रस्तावना में लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं कही गई है, तो दोस्तों धार्मिक न्याय की बात नहीं कही है। तो कौन कौन से न्याय की बात कही गई है फिर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं भी धार्मिक या फिर धर्म का नाम नहीं दिखाई दे रहा साथियों। आगे वाले लाइन में देखें तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता सबको है, ठीक है। आपको अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, और धर्म और उपासना ये आपको स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना के तहत भी, और मौलिक अधिकारों के तहत भी आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें साथियों, तो प्रस्तावना में किस चीज़ की बात नहीं कही गई, तो धार्मिक क्या मतलब धर्म के आधार पर न्याय की बात नहीं कही गई है। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना साथियों, डीप में अगर प्रश्न पूछता है तो यही पूछेगा कि प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं कही है, तो धर्म के आधार पर न्याय की बात नहीं कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, यानी आपको गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखेगी। और अवसर की समानता, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे साथियों, कि किसी को कोई अमीर गरीब के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अवसर की सबको बराबर समानता मिलेगी, ठीक है साथियों। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला बंधुत्व या फिर अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। पहले तो हम साथियों इस लाइन की व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला बंधुत्व, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में कई प्रकार के जाति, धर्म, नस्ल और आपके क्षेत्र के हिसाब से अनेकताओं में एकता बनी हुई है। हमारे देश में कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियाँ रहती हैं, ठीक है, तो कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, कई भाषाई लोग रहते हैं। तो उस आधार पर हमें कहीं पर भी आपको अखंडता दिखाई नहीं देगी। देखो, एकता का संबंध तो समुदाय से होता है और अखंडता का संबंध किससे होता है साथियों, अखंडता का संबंध होता है भौगोलिक क्षेत्र से, यानी जैसे जम्मू कश्मीर हमारा अखंड भाग है, ठीक है, हमारे भारतीय भौगोलिक का जम्मू कश्मीर अखंड भाग है। अखंड का मतलब बटा हुआ नहीं है, हमारे देश से अलग नहीं है, अखंड भाग मानते हैं। तो अखंडता का संबंध भौगोलिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है साथियों। तो अखंडता मैंने आपको बताया कि 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए प्रस्तावना में। कौन कौन से, एक पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोष्टक में मेंशन कर दिया है कि अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया, ठीक है साथियों।
एकता नागरिकों के मध्य होती है। देखो ये बात आ गई आपको, मैंने पहले ही बता दी। एकता नागरिकों के मध्य होती है तथा अखंडता भूभाग से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी एकता का संबंध किससे है? एकता का संबंध तो नागरिकों के मध्य है, ठीक है, और अखंडता का संबंध भूभाग से संबंधित है। ये आपको याद रखना साथियों। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये बात लागू करने की नहीं हो रही है, अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब बनकर आपका संविधान तैयार हो गया। कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट करें साथियों। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।